आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 27 जून मंगलवार का दिन। मेरा नाम है खुशबू कुमार और आप सुन रहे हैं आज का दिन पॉडकास्ट। तेलंगाना में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले 12 पूर्व मंत्री, सांसद, विधायक समेत कुल 35 नेताओं ने केसीआर का साथ छोड़ कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया है। तो वजह क्या रही और इनके शामिल होने से कांग्रेस को कितना फायदा, आज के दिन में सबसे पहले इसी की बात करेंगे। फिर अगली खबर होगी पेंशन से जुड़ी हुई। ओल्ड पेंशन स्कीम की बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम के नियमों में बदलाव कर सकती है। सरकार इस कोशिश में है कि वो 50 नहीं तो कम से कम 40 से 45% पेंशन दे दे। तो कैसे होगा ये, एक्सपर्ट से जानेंगे। और आखिर में बात मुंबई के कुछ चोरों की होगी जो पुलिस बनना चाहते हैं। तो क्या है ये मामला, विस्तार से बताएंगे आपको, लेकिन पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस। अगली आवाज है सूरज कुमार की। शुक्रिया खुशबू। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 25 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में नंदानगर रोड ब्लॉक हुआ। हिमाचल में 2 हाईवे समेत 120 रोड डैमेज। रेसलर्स बनाम बृजभूषण मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई। पहलवानों को चार्जशीट की कॉपी देने के दिल्ली पुलिस को आदेश। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, एक आतंकवादी मारा गया। मणिपुर में सेना का रास्ता रोक रही वुमेन एक्टिविस्ट, 54 दिनों से जारी है हिंसा। एयर इंडिया प्लेन में पैसेंजर ने फिर किया शौच पेशाब। मुंबई दिल्ली फ्लाइट की घटना, आरोपी को किया गया गिरफ्तार। अब अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में दिवाली पर रहेगी स्कूलों की छुट्टी, मेयर का ऐलान। अमेरिका के मिडवेस्ट साउथ में भीषण तूफान, 3 लोगों की मौत, कई घरों को पहुंचा नुकसान। आज मध्य प्रदेश जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आदिवासी वोट बैंक पर होगी चर्चा। दक्षिण भारत में कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। पार्टी फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करती दिख रही है और ऐसा माना भी जा रहा है कि साउथ में कांग्रेस के अनुकूल एक माहौल तैयार हो रहा है। ताज़ा घटना तेलंगाना से जुड़ी है जो इस बात की पुष्टि करती है। सोमवार को भारत राष्ट्र समिति के 35 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसमें से 12 चेहरे ऐसे हैं जो कभी पूर्व मंत्री, सांसद और विधायक भी थे। पीएस रेड्डी खम्मम, कृष्ण राव और बाकी के सभी नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा। इसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस इसे अपने लिए एक बढ़त मान रही है। सुनिए कांग्रेस सांसद कोमिट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने इस बारे में क्या कहा। तो प्लीज कम बैक, घर वापसी बोल के राहुल गांधी जी वही बोले हैं। हम भी वही रिक्वेस्ट करते हैं सब कुछ, जो पार्टी को छोड़े और इधर दूसरा पार्टी में आए वो लोग 10 साल का केसीआर रूलिंग को देके एक बार कांग्रेस को मौका देना। कांग्रेस चाहे तेलंगाना में एक मौका मांग रही हो, लेकिन फिलहाल राज्य में के चंद्रशेखर राव की सरकार है और उनकी पार्टी प्रवक्ता मन्ने कृष्णक का दावा है कि जो भी नेता बीआरएस से भाजपा में जा रहे थे उन्हें कांग्रेस ने पकड़ लिया। उनकी पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं है। Congress wants to, poach leaders who are going into Bharatiya Janata Party or, basically we being in government, BRS is really not bothered about both of these parties because we have taken the positive approach. After 2 times of being in government also, we have the guts to go into people because we have delivered. जब केसीआर की सरकार ने अपने वादों को डिलीवर किया है, फिर क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में पार्टी के नेता दूसरी पार्टी की ओर रुख कर रहे हैं? इस सवाल को हमने पूछा हैदराबाद में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर अब्दुल बशीर से। जो दिल्ली में हुआ है, खास करके केसीआर की पार्टी जो भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी है, उसके जो सस्पेंडेड लीडर है पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, जो पूर्व में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, और साथ में एक और लीडर जिनका नाम जूपल्ली कृष्ण राव, ये 2 लीडर्स और उनके कैडर लगभग 35 लीडर जो खम्मम और महबूब नगर को बिलोंग करते हैं, इन्होंने आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो एआईसीसी के प्रेसिडेंट है, इनकी मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। तो अगर हम इस प्लान की बात करें तो खास करके ये लोकल लीडरशिप में केसीआर को लेकर काफी मल्टीपल लीडरशिप्स की वजह से क्लैशेस होते रहे हैं। और जूपल्ली जो है पहले से ही उनको पार्लियामेंट की टिकट 2018 में ना मिलने की वजह से, 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट ना मिलने की वजह से वो नाराज थे। इसके चलते अभी उन्होंने हाल ही में बीआरएस
सरकार को जो है ठुकराते हुए, बीआरएस पार्टी को ठुकराते हुए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। तो इस पर अगर हम खुलकर बात करें तो कर्नाटका चुनाव के बाद जो लहर कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रही थी, इसके चलते जितने भी एंटी इनकम्बेंसी या फिर पॉलिटिकली इनकम्बेंसी जो है वो लीडरशिप खास करके जो टीआरएस से रिलेटेड है, वो अभी कांग्रेस की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। बशीर, कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद क्या कांग्रेस की स्थिति दक्षिण भारत में मजबूत हुई है? जब इस तादाद में नेता पार्टी में आ रहे हैं तो ये एक आम समझ जो है वो बनती दिखती है। देखिए, अगर हम भारतीय राष्ट्र समिति के टॉप लीडरशिप की माने तो उनके लिए ये लीडर्स जो है एकदम प्रोमिनेंट लीडर्स नहीं थे। जैसे मैं खम्मम की बात कर रहा हूँ, तो खम्मम में जो पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी थे, उनके नेतृत्व में बीआरएस पार्टी जहां पर हर जगह जो है उनको कामयाबी मिली, खम्मम में उनको हार का सामना करना पड़ा जहां पर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी थे। तो इससे बीआरएस का मानना है कि उनका कैडर, उनका वहां पर जो है स्ट्रेंथ जो है काफी मजबूत नहीं है, पकड़ नहीं है, इसीलिए उन्होंने इनको थोड़ा साइडलाइन किया। ये बीआरएस के लीडर्स का कहना है। जबकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जितने भी एंटी इनकम्बेंसी जो केसीआर के खिलाफ यहाँ पर तेलंगाना में चल रही है, तो इनके लीडर्स जो है खास करके पहले बीजेपी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है यहाँ की, उसमें जुड़ रहे थे। लेकिन कर्नाटका के चुनाव के बाद ये लग रहा है कि काफी ज्यादा लीडर्स जो बीआरएस के अलावा दूसरी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, उसमें कांग्रेस को सेकंड ऑपोजिशन मानते हैं। और तेलंगाना में कांग्रेस थोड़ी स्ट्रांग होती दिखाई दे रही है। कर्नाटका के बाद लोगों का भरोसा खास करके साउथ में कांग्रेस पर थोड़ा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। अच्छा बशीर, क्या ऐसी सुगबुगाहट भी है जो ये बताती हो कि केसीआर के पाले से राज्य का कोई बड़ा नेता भी कांग्रेस या किसी और पार्टी में अपना भविष्य देख रहा है? देखिए, खास करके बीआरएस पार्टी में जो है केसीआर की फेस जो वैल्यू होती है, खास करके लोगों में बहुत खास है। लोकल लीडरशिप में काफी जो है लोग शायद कुछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे है, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे है जिसमें थोड़ा अपोज करते दिखाई दे रहे हैं पब्लिक लोकल लीडरशिप के खिलाफ। लेकिन अगर हम देखें अभी प्रेजेंट जो सिनेरियो है तेलंगाना में, चाहे हम डेवलपमेंट की बात करें या किसी और मुद्दे पर बात करें, तो खास करके केसीआर का जो पॉलिसीज है उसको लोग खुल के अपनाते दिखाई दे रहे हैं। तो उसी वजह से लोकल लीडरशिप जो ग्राउंड लीडर्स है, वो इस पार्टी के अलावा किसी और को क्या बोलते हैं, ऑपोजिशन या फिर इनके ऊपर डोमिनेंट नहीं मानते हैं। तो बड़े लीडर्स का अगर हम नाम बोले हैं तो अभी जो पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी है और उनके अलावा जुपल्ली कृष्णा राव गए और कुछ लीडर्स तो गए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसा टॉक्स तो नहीं है कि कोई और लीडर केसीआर को छोड़कर कांग्रेस या बीजेपी को मजबूत समझता है, खास करके तेलंगाना राज्य। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बशीर। वर्तमान में तेलंगाना की विधानसभा की स्थिति की बात करें तो बीआरएस के पास कुल 119 में से 103 सीटें हैं और बाकी पार्टियों के पास 15। ये आंकड़े खुद में ये साफ करते हैं कि राज्य में कौन कितनी मजबूत स्थिति में है। और अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की ओर। साल 2003 में ओल्ड पेंशन को हटाया गया था ताकि सरकार की तिजोरी पर पड़ रहे बोझ को हल्का किया जा सके। उसकी जगह नई पेंशन स्कीम लागू की गई। पिछली व्यवस्था में कर्मचारी को अपनी सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलता था रिटायरमेंट के बाद। अभी की व्यवस्था मार्केट रिटर्न के ऊपर आधारित है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कुछ राज्यों में पुरानी व्यवस्था वापस से लागू कर दी गई, जिसके पीछे की मंशा राजनीतिक लाभ लेना माना जाता है। अब न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से एक खबर है कि केंद्र सरकार नई पेंशन स्कीम में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सरकार की ये कोशिश है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को अपनी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 40 से 45% पेंशन मिले। सरकार की प्लानिंग क्या है और वो 40 से 45% पेंशन कैसे सुनिश्चित करेगी, ये जानने के लिए हमने फोन में लाया सीनियर इकोनॉमिस्ट शरद कोहली को। देखिए, अप्रैल में सरकार ने एक समिति बनाई थी क्योंकि चारों तरफ से आवाज आ रही थी कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है वही सही थी और जो सरकारी एम्प्लॉइज थे स्टेट गवर्नमेंट्स के भी, उन लोगों को भी वही सही जमती थी, क्योंकि जिसमें आपको 50% अपनी लास्ट ड्रॉन सैलरी का आजीवन पेंशन मिलती रहती थी। और दूसरी तरफ ये भी सच था कि इस पेंशन का भार पड़ रहा था स्टेट एक्सचेकर पे भी, सेंट्रल के ऊपर भी। फिस्कल लोड जो इसका था, बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी खर्च का इसमें चला जाता है, जिसकी वजह से विकास की योजनाएं रुकती हैं, नई नौकरियों पे भी दिक्कत आती है। तो इसको लेके एनपीएस लाया गया था। अब ये बीच का फॉर्मूला निकाला गया क्योंकि खासकर जब हमने देखा कि हिमाचल के जो चुनाव थे उसमें खासकर प्रभाव पड़ा और ऐसा माना जाता है कि शायद वो चुनाव में बीजेपी की हार की वजह
ये न्यू पेंशन स्कीम बनी, जिसको कि कांग्रेस ने अपने शासन आने के बाद लागू किया। तो इसको देखते हुए आगे आने वाले भी चुनाव हैं, उनको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया, एक समिति बनाई। तो समिति का निर्णय ये था कि जो अभी कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय 10% देता है और एम्प्लॉयर 14% देता है, वो कंट्रीब्यूशन चलेगा, उस कंट्रीब्यूशन को बंद नहीं किया जाएगा। जबकि पिछली ओल्ड पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं था, वहां पर सीधा आपको 50% मिल जाती थी। तो ये कंट्रीब्यूशन तो चलता रहेगा, पर एक एश्योर्ड पेंशन जो है 40 से 45% एम्प्लॉय को मिलती रहेगी। अभी तक जो पेंशन थी वो कोई फिक्स नहीं थी, वो डिपेंड करता था कि जिन फेडरल सिक्योरिटीज में इसका कॉर्पस को इन्वेस्ट किया जाता है, उसके हिसाब जो उसका रिटर्न आएगा उस हिसाब से रिटर्न मिलेगा। और ऐसा माना जा रहा था कि करीब 30 से 40% के बीच में या 35 से 40% के बीच में अप्रोक्सीमेट रिटर्न आता फेड की सिक्योरिटीज पे। पर वो रिटर्न घटता बढ़ता रहता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ब्याज की दरें घटती बढ़ती रहती हैं। अगर कल को कुछ साल बाद ब्याज की दरें घटती हैं तो नेचुरल बात है वो रिटर्न भी घटता, जिसकी वजह से पेंशन घट जाती। तो अब ये बीच का रास्ता निकाला गया कि हम 40-45% अश्योर्ड रिटर्न, अश्योर्ड पेंशन देंगे एम्प्लॉय को, परंतु कंट्रीब्यूशन चलता रहेगा। 10% कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का और बाकी 14% एम्प्लॉयर का, यानी कि सरकारों का, वो चलता रहेगा। उसको निवेश भी बाकायदा उसी तरीके से किया जाएगा जो न्यू एनपीएस में जो फैसले करे गए थे। सिर्फ फर्क यह है कि अगर फेड का रिटर्न कम आता है तो बाकी के रिटर्न, बाकी के शॉर्टफॉल की भरपाई सरकार अपनी तरफ से करेगी। शरद जी, केंद्र सरकार का ये फैसला क्या चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया है, ये प्रतीत हो रहा है? क्योंकि कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई थी, जिसका असर चुनाव में देखा गया। तो केंद्र के ऊपर चुनावी दबाव जैसा कुछ था? जो चुनाव है राजस्थान में है, हरियाणा में है, और भी जगह जो चुनाव है, केंद्र का चुनाव भी है 2024 में, उस सबको देखते हुए सरकार, हालांकि ये बात सच है कि अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें तो एनपीएस बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, इससे विकास की योजनाएं जो हैं, बहुत भारी खर्च इसमें चला जाता है, जिसकी वजह से देश की विकास की योजनाएं और अन्य भी बहुत जरूरी खर्च इसकी वजह से रुकते हैं, क्योंकि आपको वो देना पड़ता है। पर अब क्योंकि चुनाव जीतना भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, उसके बिना तो सरकार बनेगी नहीं, सरकार बनेगी नहीं तो सरकार चलेगी नहीं, सरकार चलेगी नहीं तो विकास कहां से होगा। तो यहां आके ये गाड़ी अटक गई थी। तो अब इस वजह से आने वाले चुनाव को मद्देनजर एक बीच का रास्ता ये निकाला गया है कि अगर कांग्रेस शासित प्रदेशों में सीधा 50% पेंशन है और भाजपा शासित राज्यों में अगर ये पेंशन 40-45 रह जाती है विद कंट्रीब्यूशन, तो मुझे लग रहा है वहां भी एक एडवांटेज डिसएडवांटेज खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सीधा 50% गारंटी कर दे बिना कंट्रीब्यूशन के। तो मुझे लग रहा है सरकार को बहुत सोच समझकर और इसको ठीक पर्सपेक्टिव में इलेक्टोरेट तक पहुंचाना पड़ेगा, और ये समझाते हुए कि इसके आर्थिक पहलू क्या हैं। जी, और क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और वहाँ पेंशन की ऐसी व्यवस्था बनाना चाह रही है, तो क्या राज्यों में भी ये बदलाव देखने को मिलेंगे जहाँ भाजपा सरकार में है, उनके ऊपर ये दबाव अपने आप बन जाएगा? बिल्कुल, ये देखना होगा। देखिए, ये इलेक्टोरेट को दो तरीके से प्रभावित करता है। एक तो जो अभी सरकारी कर्मचारी हैं और उनके परिवार के जन हैं, एक वो वोट बैंक हो जाता है। दूसरा, जो लोग सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देने के, जो यंग लोग हैं, जो सरकारी आवेदन के लिए एलिजिबल हैं, जो अब नौकरी जिनकी आगे लगेगी, वो लोग भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि भाई हमारी जो है कल को नौकरी लगेगी तो अब हमको पेंशन नहीं रहेगी। तो खाली ऐसा नहीं है कि खाली जो सरकारी कर्मचारी हैं और उनके परिवार वाले हैं वही इस बात को ध्यान में रखेंगे वोट देते टाइम। जो आने वाले जो यंग जनरेशन है जो सरकारी नौकरियां देखती है, तो मुझे लग रहा है इसका फैसला हर राज्य के लिए अलग है, क्योंकि जिस राज्य में जितने सरकारी एम्प्लॉइज हैं, जैसे मैंने उदाहरण हिमाचल प्रदेश का दिया, तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा माना जा रहा था कि बहुत बड़ा तबका था जो सरकारी, बल्कि सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयमेंट का चंक था लोगों का, वो सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। तो इस वजह से हिमाचल जैसे राज्य में सीधा प्रभाव पड़ा है इलेक्शन पे, जिसकी वजह से भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, ऐसा माना जा रहा है। फैक्ट कुछ और भी हो सकते हैं। तो ये राज्य टू राज्य डिपेंड करेगा, स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा। बाकी जहां तक विपक्ष की बात है, वो तो मुझे पूरी तरह से लग रहा है देख के कि इसको, उनके हाथ में बहुत बड़ा एक ट्रम्प कार्ड है ये, जिसको वो खेलना चाहेंगे कि सीधा अनाउंस कर दो कि हम तो 50% देंगे, हम वो। मुझे नहीं लगता विपक्षी राज्य जो है ये 40-45% वाला फॉर्मूला भी अपनाना चाहेंगे, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है कि हमें 50% वाले से सीधा वोट मिलते हैं। समस्या रहेगी रूलिंग पार्टीज के लिए, समस्या रहेगी भाजपा और उनके सहयोगी दलों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शरद कोहली। सरकारी खर्च की भी बात हुई थी, तो आपको मैं बता दूं कि लोकसभा में सरकार की ओर से ये बताया गया था कि साल 2021-22 में करीब
3 लाख करोड़ रुपए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन देने में खर्च किया था। और एक डेटा ये भी कहता है कि भारत अपनी कुल जीडीपी का लगभग 8% पेंशन देने में खर्च करता है। मुंबई पुलिस की पहचान माफिया, अंडरवर्ल्ड और आतंकवादियों को पकड़ने वाली रही है, लेकिन अभी वो कुछ हाईटेक चोरों को पकड़ने में लगी है, और चोर भी ऐसे जो पुलिस बनना चाहते हैं। ये मामला है मुंबई पुलिस में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा का, जिसमें बड़ी संख्या में लगातार चोरी की खबरें आ रही हैं, और इसके लिए इतनी छोटी छोटी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है जिसे पकड़ना मुश्किल होता है। ब्लूटूथ से बात करने वाली डिवाइस का आकार इतना छोटा कि उसे कान से निकालने के लिए मेडिकल एक्सपर्ट की जरूरत भी पड़ जाती है। ये मामले उजागर होने के बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार से इन परीक्षाओं को दोबारा कराने की मांग की है और राज्य की शिंदे सरकार को घेरा है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है और ये सामने कैसे आया, इसे जानने के लिए हमने बात की मुंबई में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर धवल कुलकर्णी से। मुंबई पुलिस में अभी कांस्टेबल के पद के लिए रिक्रूटमेंट शुरू है। लगभग 8070 लोगों को, जिसमें ड्राइवर और कांस्टेबल दोनों का है, कि जब रिटन एग्जामिनेशन हुए तो परीक्षार्थियों को सेंटर के अंदर से पेन और उनका एडमिट कार्ड इतनी ले जाने की अनुमति। इससे पता चला कि थोड़े परीक्षार्थियों ने अपने कान के अंदर एक ब्लूटूथ लिसनिंग डिवाइस लगाया था, और उसके ऊपर वो कोई बैकएंड से जवाब बता रहा था उन सवालों के। तो 100 मार्क का पेपर होता है। तो एक तो इसमें केस काफी रोचक है कि जो इन्विजिलेटर था, जो व्यक्ति वहां क्लासरूम में थी टेस्ट के वक्त, तो उसे शक हुआ कि एक कैंडिडेट जो है वो क्वेश्चन पेपर ठीक से देखे बगैर जवाब लिख रहा था। उनके कान में लिसनिंग डिवाइस होता है, उनके शरीर पर और कहीं एक एटीएम कार्ड के साइज का एक कार्ड होता है जिसमें सिम कार्ड होता है। तो वो 3 रिंग के बाद ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाता है। ये लोग क्या करते हैं, बटन कैमरा लगाते हैं अपने शर्ट के ऊपर। इन लोगों ने कॉल सेंटर बनाए हैं कि जिस कॉल सेंटर में देखिए क्या होता है कि बटन कैमरा से ये फोटो जो है वो बैकएंड पे भेज देते हैं ऑटोमेटिक। थोड़े लोगों ने इस तरीके से चीटिंग करके पास होने के लिए लगभग 10 और 15 लाख रुपए दिए हैं। जी, और जिस तरह के हाईटेक तामझाम की आप बात कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये पुलिस भर्ती परीक्षाओं के अलावा भी कई परीक्षाओं में ऐसा होता होगा और इस काम को बहुत संगठित तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, अभी ये तो पुलिस तो तफ्तीश में ही पुलिस को उनकी तफ्तीश में ही पता चलेगा, लेकिन जो स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिति है जिसके जो अध्यक्ष है राहुल कौठेकर, मतलब ये एक ग्रुप है जो बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठते हैं, उनका एक ग्रुप गुट है। तो उनका ये दावा है कि ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है और हमने पहले ही इस बारे में पुलिस को इत्तला की थी। ये तो अभी तफ्तीश में पता चलेगा कितना बड़ा स्कैम है, स्कैंडल है। जी, और कांग्रेस शिंदे सरकार को घेरने की कोशिश में है, तो क्या इस सरकार की इमेज पर डेंट लगता दिख रहा है? और मुझे लगता है कि इसे सियासत के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, पॉलिटिक्स के नजरिए से, क्योंकि देखिए इसके पहले भी ऐसे मामले हुए हैं। मतलब एक जमाना तो ऐसा था कि एमपीएससी के अध्यक्ष को ही वो घोटाले के लिए अरेस्ट की गई थी। वहाँ कांग्रेस की तो ये डिमांड है कि वापस से एग्जाम किए जाए, लेकिन इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना कि ऐसे कोई चीज होगी नहीं बाद में। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि सरकारें आती है जाती है और नीचे की जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना वो ऐसे ही रहती है। और देखिए आज एक कॉमन मैन जो होता है, आम आदमी, तो उसका संपर्क मंत्री से, एमएलए से, एमपी से उतना नहीं आता है जितना इन अफसरों के साथ आता है। और वहां पे मैं सच कहूँ तो बहुत बुरा अनुभव काफी लोगों का होता है। मैं कहता हूँ मेजोरिटी लोगों का ही अनुभव काफी बुरा होता है। तो कोई भी सरकार दुर्भाग्य से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के इसमें नहीं सोचती है। तो उसका कारण तो जाहिर है, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे हम सब जानते हैं कि थोड़ी मिली भगत तो होती है सब में। तो उस वजह से होगा शायद कि लोग ऐसे, कोई भी सरकार जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नहीं करना चाहती, और वो जो मुझे लगता है बहुत अहम है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया धवल कुलकर्णी। महाराष्ट्र पुलिस ने अभी तक इस तरीके से परीक्षा में चोरी के 5 अलग अलग मामलों में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये पता लगाने की कोशिश जारी है कि क्या इसके पीछे कोई कोचिंग क्लास या संगठित गिरोह काम कर रही है।
और अब बढ़ते हैं हमारे आज के अखबार सेगमेंट की तरफ। मेरे साथ सूरज कुमार मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सूरज। गुड मॉर्निंग खुशबू। एक सलाह से शुरुआत करते हैं। मेरी निजी सलाह हो सकती है कि अगर आप अभी पहाड़ियों की तरफ घूमने का प्लान कर रहे हैं, मत करिए, क्योंकि जो हेडलाइंस आ रही है ना वो थोड़ी चिंताजनक है। पायनियर अखबार की पहली हेडलाइन है, बाढ़ लैंडस्लाइड से पहाड़ों में सैकड़ों पर्यटक फंस गए। लोग हिमाचल प्रदेश घूमने गए, जम्मू घूमने गए, कश्मीर घूमने गए, लैंडस्लाइड हुआ, अभी फंसे हुए हैं, रोड ब्लॉक हो गया है। परिवार को चिंता अलग खाई जा रही है, उनकी रेस्क्यू की चिंता अलग है। बिजली गिर रही है, मौतें हो रही हैं, और मॉनसून क्योंकि 80% जो भारत है उसमें आ चुका है और ये इस तरह की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। द डेली गार्जियन में भी एक तस्वीर है जहां पर एक कार है जिसका आधा पोर्शन डूब चुका है, और ये गुजरात की तस्वीर है। आप एशियन एज पर आएंगी तो एक तस्वीर है नदियों की जो कि उफान मार रही है। तो ये स्थिति राज्यों की है जिसका मौसम ने हाल बिगाड़ रखा है, और एक हाल कर्नाटक बीजेपी का भी बिगड़ा हुआ है। हमें इलेक्शन में उसके रिजल्ट दिख भी गए, लेकिन द डेली गार्जियन कह रहा है कि इसी बिगड़े हुए स्थिति को अब मरम्मत की दरकार है, जरूरत है, और पार्टी उस पर काम कर रही है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले, ऐसा द डेली गार्जियन अखबार के सूत्र बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट कर्नाटका के, और सेक्रेटरी, ये सारे बदले जा सकते हैं, और BS येदियुरप्पा जो हैं उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया है। उनके जिम्मे अब हो सकता है कि 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो भार है वो सौंप दिया जाए कि साहब आप ही सर्वे सर्वाएं, आपके ही निगरानी में, आपके ही पद चिन्हों पे अब राज्य जो है वो आगे बढ़ेगा। ऐसा अखबार दावा कर रहा है। और एक बैठक कल PM मोदी की भी हुई जब वो अमेरिका और इजिप्ट की यात्रा से आए। बैठक किस पे थी? मणिपुर हिंसा पर। मणिपुर हिंसा, मणिपुर की स्थिति क्या है, उस सब के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने एक पूरा ब्रीफ दिया है PM नरेंद्र मोदी को। और इस खबर की जो हेडलाइन है इंडियन एक्सप्रेस में, उस हेडलाइन से ही आपको सारा मामला क्लियर हो जाता है कि मीटिंग में क्या हुआ है। मणिपुर में ईंधन और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस में बता रहा है इस बैठक के बारे में। अच्छा, एक बैठक 22 जून को पटना में भी हुई थी, विपक्षी दलों की बैठक। एशियन एज का तीसरा पन्ना, दीदी। PM मोदी के ये फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट शब्दों में से एक है जिन्हें वो दीदी संबोधित करते हैं, वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उनका एक बयान आता है कि हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में अपोजिशन की यूनिटी दिखेगी, और हम कांग्रेस, लेफ्ट, बीजेपी, ध्यान दीजिए, और हम कांग्रेस, बीजेपी, लेफ्ट, इस ग्रैंड नेक्सस को टक्कर देंगे। पायनियर अखबार पे भी ये खबर है कि पटना की बैठक के बाद कांग्रेस CPIM पर बरसी ममता, दोनों दलों को बीजेपी की बी टीम इन्होंने बता दिया है। अब एक तरफ तो ममता बनर्जी अपोजिशन यूनिटी की बात करती हैं, एकता की बात करती हैं, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी को इस मोर्चे का दूल्हा बता देते हैं। नीतीश कुमार ये कहते हैं कि बिना कांग्रेस हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगला जो शिमला में अपोजिशन यूनिटी की जो बैठक है उसको लीड कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। तो ममता बनर्जी का ये बयान उस यूनिटी को कहां तक साध पाएगा? किस यूनिटी की बात कर रही है ममता बनर्जी अगर वो इस तरह के बयान दे रही हैं तो, और वो भी कांग्रेस और CPIM के खिलाफ, जो कि दो पिलर हैं उस पूरे ग्रैंड अलायंस के, अपोजिशन यूनिटी के। हिंदुस्तान अखबार में पढ़ रही थी सूरज, IIT कानपुर के एक स्टार्टअप ने ऐसा खास टूल तैयार किया है जिससे मोबाइल अगर आप चकनाचूर हो जाए या वो आप नदी में फेंक दे, उसको जला डालें, लेकिन फिर भी उसका जो सारा डेटा है वो आप रिकवर कर सकते हैं। तो इस टूल से 5 टेराबाइट का डेटा 1 घंटे में क्लोन कर सकते हैं। 20 मोबाइल का डेटा एक बार में खोजा जा सकेगा, और 3 साल की पूरी रिसर्च लगी है इस टूल को बनाने में। जी खुशबू, और हिंदुस्तान अखबार की पहली लीड स्टोरी, 200 यूनिट से ज्यादा खर्च पर बिजली बिल बढ़ेगा। ये कहाँ की खबर है? राजधानी दिल्ली की खबर है, और ये 22 जून से लागू हो चुका है। 9 महीने तक ये मान्य रहेगा। अब एक ये खबर हो गई, अब उस खबर पे लौटते हैं जिसकी कल ट्विटर पे ना दिन भर बात हुई है। POK ट्रेंड कर रहा था कल ट्विटर पे, और वो ट्रेंड किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जम्मू दौरे के बाद, जब उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया और ये कह दिया कि हम सीमा पार कर सकते हैं। POK के लोग जो हैं वो असंतोष जाहिर कर रहे हैं पाकिस्तानी सरकार से, और उन्होंने पाकिस्तान को ये नसीहत भी दी
कि आप अपना घर संभालें। और खुशबू, पता नहीं एयर इंडिया से लोगों की क्या दुश्मनी है, कोई पेशाब कर जा रहा है, कोई शौच कर जा रहा है, कोई किसी के ऊपर कर जा रहा है, कोई प्लेन में ही कर जा रहा है। एक अफ्रीका के व्यक्ति हैं, उन्होंने प्लेन में ही यानी कि सीट पर ही शौच पेशाब कर दिया, थूक भी दिया। और इसका जो आरोप है वो एयर इंडिया की क्रू मेंबर्स ने लगाया। मुंबई दिल्ली फ्लाइट की ये घटना है। फिर उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया दिल्ली एयरपोर्ट पे। जी, हम विदेशी खबरों का रुख करते हैं। बीबीसी पर रूस से खबर है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने वैगनर जवानों को ऑफर दिया है, रूसी सेना में वो शामिल हो जाएं या फिर वो घर लौट जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई के सामने बंदूक लेकर भाई खड़ा है, तो उन्होंने वैगनर जवानों को अपना भाई बताया है। एक सच्चा देशभक्त जो कि अपने लोगों और देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। तो ये पुतिन का बयान है, राष्ट्रपति पुतिन का बयान है। इसके अलावा पाकिस्तान के डॉन वेबसाइट की खबर है कि पाकिस्तान फौज के कई अफसर बर्खास्त किए गए हैं। 9 मई की हिंसा में इमरान समर्थकों की मदद का आरोप लगा है और पूर्व पीएम भी जल्द गिरफ्तार होंगे, ऐसा डॉन कह रहा है। और यहाँ पूर्व पीएम से क्या मतलब है? इमरान खान। और ये डॉन अखबार के सूत्रों ने बताया है। और एक नासा की खबर है कि स्पेस से सुनामी अलर्ट नासा देगा, और ये जो सिस्टम है उस सिस्टम का नाम है गार्डियन सिस्टम, जिसकी मदद से ये सुनामी अलर्ट देगा। पैसिफिक ओशन में टेस्टिंग इसकी की जा रही है और यहाँ 115 साल में 750 से ज्यादा सुनामी आई है। तो इस सुनामी को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन आप तैयार जरूर हो सकते हैं। इसके लिए पूरी व्यवस्था नासा कर रहा है। और अब आखिर में आपको बताते हैं 27 जुलाई का इतिहास। तो 27 जुलाई 1949 को ब्रिटेन के डी हैविलैंड कोमेट ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। ये दुनिया का पहला जेट विमान था। 1996 में आज ही के दिन ओलंपिक खेलों में बम धमाका हुआ था। इसमें एक महिला की मौत हुई थी और 111 लोग घायल हुए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को आज ही के दिन 1897 में अंग्रेजों ने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। तो फिलहाल आज के दिन में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुंदन कुमार ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।